जहाँ पे आपके सामने 5,000 या 2,000 की गैदरिंग और आपने अपने विचार प्रकट करो, मैं उसे नेता मानूंगा। फेसबुक के सामने इनको कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं है, टेबल के सामने कैमरा रख देते हैं और बयान दे देते हैं। ये लीडर नहीं होता है, नेता नहीं होता है। नेता लोगों का होता है, लोगों द्वारा होता है। उन्हें बताइए, आओ कहीं गाँव में, कहीं पंचायत में, कहीं ब्लॉक में, कहीं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आप लोगों के सामने विचार प्रकट करो, मैं उसे नेता मानूंगा। ये कौन सी नेतागिरी हुई? कमरे में बैठ के टेबल पे होल्डर रख दिया और मोबाइल रख दिया और नेता बन दिए। तो सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग समझते हैं लोगों का एक जो कनेक्ट होता है वो लीडर के साथ होता है, ग्राउंड पे होता है। जब तक न पब्लिक कनेक्ट बनाती है लीडर के साथ, तब तक लीडर नहीं होता है। तो ये अलग दुनिया बनी हुई है सोशल मीडिया की। मैं कोई बयान दे दूंगा, मैं फेसबुक पे आ गया, मैं ट्विटर पे आ गया, इतनी लाइक्स होगी, इतनी ये होगी, तो उससे कोई लीडर तो नहीं बनेगा ना। मैं चुनौती देता हूँ कि वो अपने विचार प्रकट करें। अगर उनको बोलना है कहीं 10,000 की गैदरिंग में कांग्रेस का या दूसरी अन्य किसी पार्टी का नेता जाके किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे बोले कि भारतीय जनता पार्टी चुनावों से डरती है, हम मानेंगे उस वक्त। 10,000 लोगों के बीच में कहा और 10,000 लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, एक मोबाइल उसको फॉलो कर रहा है और आप उसे कहते हैं कि नेता ने बोला। मैं तो इसको कोई सार्थक तो नहीं मानता। कश्मीर में G20 मीटिंग खत्म होते ही कश्मीर के अनंतनाग में टारगेट किलिंग का दौर एक बार फिर से शुरू हुआ है और दीपू नाम के शख्स की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। आखिरकार कब तक कश्मीर में इसी तरह से मासूम लोगों का खून बहता रहेगा? बातचीत करने के लिए मेरे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता सुनील शर्मा, जो कि मौजूदा जनरल सेक्रेटरी हैं, से बातचीत करेंगे। सर, एक बार फिर से टारगेट किलिंग का दौर कश्मीर में शुरू हुआ है। आखिर कब तक मासूम लोगों का खून इसी तरह से बहता रहेगा कश्मीर घाटी में? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना घटी है, जिसमें एक बहुत ही गरीब घर से एक व्यक्ति जो वहाँ पे मजदूरी कर रहा था, उसको आतंकवादियों ने निशाना बना के, मुझे लगता है कि ये क्रूरता और सबसे निचले स्तर का जो कार्य होता है उसको अंजाम दिया है। आतंकवादी संगठन इस वक्त बौखलाए हुए हैं। जिस प्रकार से शांतिपूर्ण वातावरण में G20 की बैठक संपन्न हुई और जितने भी वहाँ पे अतिथि आए थे, जितने भी मेहमान बाहर के देशों से आए थे, उन्होंने इसको सराहा, जो मुझे लगता है कि इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को हजम नहीं हुआ और बिल्कुल एक सॉफ्ट टारगेट ढूंढ के इन्होंने अपनी वो वीरता दिखाई है। मुझे लगता है कि जो ये इस प्रकार के कृत्य करते हैं, आज तक तो उनको वो अंजाम मिला है, रिज़ल्ट मिला है। आप यकीन माने, जिस प्रकार से वहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज़ और पुलिस हो, आर्मी हो या पैरामिलिट्री हो, जिस प्रकार से शिकंजा कसा है, आतंकवाद का ये जो दौर है, आतंकवाद की जो लड़ाई है, ये एक डिसाइसिव मोड पे, एक निर्णायक मोड पे है। और ऐसे काम करके ये अपने आप को बहुत वीर मानते हैं, बहुत वो मानते हैं। मैं तो मतलब इसको क्या संज्ञा दे, घटिया से घटिया काम इन्होंने किया है। अगर इनमें इतनी ताकत है, अगर अपने आप को ये बहुत ही वो समझते हैं कि बहुत हम फने खान हैं, ज़रा आए मैदान में, हमारे वीर सैनिकों के साथ, जांबाज सैनिकों के साथ आमने सामने लड़के दिखाएं, तो कहीं न कहीं ये बौखलाहट का नतीजा है। जिस प्रकार से G20 या जिस प्रकार से आतंकवाद की नकेल कसी है, ये केवल बौखलाहट है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, आपने कहा कि कब तक ये खेल खेला जाएगा। ये युद्ध जो है, ये जो लड़ाई है, जिसे हम प्रॉक्सी वॉर कहते हैं, कोल्ड वॉर कहते हैं, ये कंट्रीज़ के साथ चल रहा है, एक कंट्री नहीं है। पाकिस्तान और पाकिस्तान की सपोर्ट में, चाहे चाइना है, चाहे दूसरे कोई देश हैं, जो इस वक्त भारत की उन्नति और तरक्की के साथ घबराए हुए हैं, और कुछ ब्लैक शीप्स जो हमारे अंदर यहाँ पे हैं, उनका उपयोग करके, उनका इस्तेमाल करके इस प्रकार की घटनाओं को वो अंजाम देते हैं। मुझे लगता है कि ये अंतिम दौर में है, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी हालात जो है वो सबके सामने आया है। बिल्कुल खस्ता हो चुकी है, चाहे वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, चाहे मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, पॉलिटिकली या सोशली देख लीजिए।
पाकिस्तान बिल्कुल टूट चुका है, लेकिन अभी भी जिस प्रकार से कुछ उनके यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लोग हैं जो अभी भी लिप्त हैं इन घटनाओं में, जिनको संरक्षण यहाँ पे कुछ ऐसे नेता दे रहे हैं, बौद्धिक संरक्षण ऐसे नेता दे रहे हैं और थोड़ा थोड़ा इनको मतलब और ज़िंदा कर रहे हैं। ये यकीन माने कि जो पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जो पॉलिसी गृह मंत्रालय की है, इनका खात्मा होगा और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि कश्मीर बिल्कुल आतंकवाद रहित हो जाएगा और जम्मू कश्मीर दोबारा एक शांति प्रिय एक कुछ दिन पहले दो दिन पहले रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जम्मू के दौरे पर थे और मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था, तो उन्होंने कहा कि 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास की नदियाँ, विकास की धाराएं बह रही हैं, लेकिन दीपू का जो खून बहा इसका जिम्मेवार आप किसे ठहराते हैं आप इसे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि विकास कंपैरेटिवली प्रीवियस रिजीम्स जितनी भी हुई है, आप मतलब हम डिबेट करने को भी तैयार हैं कहीं पे भी। आप वैसे कहीं पे भी अगर देखेंगे तो विकास की कोई कमी नहीं है जम्मू कश्मीर। बेरोजगारी तो आसमान छू रही है जम्मू कश्मीर में। नहीं, बेरोजगारी कोई ये 2 साल में नहीं बढ़ी है ना, आप कहेंगे केवल 2 साल में बढ़ी है। बेरोजगारी एक वर्ल्ड वाइड इशू है, ये केवल जम्मू कश्मीर में नहीं है, देश में भी है, विदेशों में भी है, क्योंकि जिस प्रकार से भारत में एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, जो जनसंख्या का विस्फोट है, तो इतने रिसोर्सेज आगे मतलब अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी आदरणीय मोदी जी की सरकार ने जिस प्रकार से युवाओं को मतलब स्वरोजगार में इसमें इन्वॉल्व किया है, स्वरोजगार में, वो आज तक कभी हुआ नहीं है। लेकिन में जम्मू कश्मीर में जिनको रोजगार मिला उनका रोजगार भी छीन लिया गया, कितनी सारी रिक्रूटमेंट को कैंसिल कर दिया गया। नहीं, छीना नहीं गया। देखिए, ट्रांसपेरेंसी पे हम विश्वास रखते हैं। जिस प्रकार से यहाँ की सरकारों ने नौकरियां बेची थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नौकरियां बेची, बैकडोर अपॉइंटमेंट्स की, पीडीपी कांग्रेस सरकार ने नौकरियां बेची, जंगल बेचे, ठेके बेचे, कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी उन्होंने, सरकारी बिल्डिंगें बेच दी थी। तो आप भी तो 3.5 साल सरकार में रहे हैं जम्मू कश्मीर, उस प्रकार का कल्चर न रहे, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता हो, उसके लिए मैकेनिज्म बनाए। देखिए, एक बात होती है कि भाई कहीं पे बैकडोर अपॉइंटमेंट की या कुछ इस प्रकार का घोटाला निकला तो वो, हाँ, पहले ही ऐसी घटना न घटे, इस प्रकार की कोई चीज़ें अप्रीहेंशन जिस चीज़ की हो यहाँ पे गलत हो सकता है, उसको कैंसिल करना मुझे लगता है कि आप भी तो सरकार में थे, भाजपा 3.5 साल जम्मू कश्मीर में सरकार में रही, तो उस समय ये घोटाले सामने क्यों नहीं आए? कौन से घोटाले जो आज सामने आ रहे हैं, जो एलजी साहब की प्रशासन में सामने आ रहे हैं? घोटालों की आपने बात की, रिक्रूटमेंट की, जिन रिक्रूटमेंट्स को कैंसिल किया, उस वक्त हमने कोई रिक्रूटमेंट थोड़ी की जिसको कैंसिल करना था। ये रिक्रूटमेंट अभी हो रही थी, ऐसा नहीं कि रिक्रूटमेंट होने के बाद की बात कर रहा हूँ, रिक्रूटमेंट हो रही थी। कोई एजेंसीज या बाकी जहाँ पे भी उनको पाया गया कि भाई इस प्रकार की दिक्कत है, उसको कैंसिल किया गया। हमारे टाइम का वो कोई घोटाला अभी निकला, वो ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन डेली वेजेस की बात करें, जब आपकी सरकार थी तो आपने कहा था कि डेली वेजेस को जो है वो हम पक्का करेंगे, लेकिन आज वो डेली वेजेस जो हैं वो आपकी चौखट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और आप ही खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, डेली वेजर्स का इशू ये भी कोई ओवरनाइट पैदा नहीं हुआ है। डेली वेजर्स 90s से हैं। कब से? 1990 के दशक से हैं। हाँ, एक बात का श्रेय मैं इस एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को देता हूँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को देता हूँ, जिस डेली वेजर को कोई रेगुलेट नहीं किया गया था, नियमित नहीं किया गया था, उसको रेगुलेट किया। रेगुलेट मीन्स कि भाई उनका हेड बनाया, उनकी कहीं पे अकाउंटेबिलिटी रखी, उनकी कहीं पे अटेंडेंस रखी, उनका सैलरी हेड बना और महीने दर महीने उनको सैलरी आती है, और सिर्फ सैलरी उतनी नहीं, सैलरी बढ़ाई भी। अन्यथा डेली वेजर किसी मिनिस्टर, किसी एमएलए के कहने पे 300, 700, 900 के इस पे वेजेस पे चलता था। आज उनको रेगुलर वेजेस रखी हैं, आज उनकी सैलरी बढ़ाई गई है। ये ठीक है कि अभी वो संतुष्ट नहीं है, और हमारा भी मानना है कि ये कोई मतलब पैसा जो मिल रहा है उनको, जो ऑनरेरियम मिल रहा है, वो कोई कंफर्टेबल नहीं है। हमें भी लगता है कि भाई इनको बढ़ाना चाहिए, और मुझे लगता है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इस पे पूरा गंभीरता से इसका संज्ञान ले रही है, और आने वाले दिनों में डेली वेजर्स हैं या बाकी लोग हैं, इनका कम से कम वंस फॉर ऑल सोल्यूशन निकलने वाला है। आखिरी सवाल ही पूछना, जम्मू कश्मीर की जनता विधानसभा के चुनावों का इंतजार कर रही है, कब जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव होंगे? वो तो हम भी कर रहे हैं, हम भी बड़ी बेसब्री से चुनाव का इंतज़ार कर रहे हैं। हम कोई पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता है, हमें भी इंतज़ार रहता है, और जिस प्रकार से यहाँ पे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, वैसे भारतीय जनता पार्टी भी कार्य करते हैं। ये विपक्ष तो कह रहा है कि भाजपा इस समय जो है वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, क्योंकि अगर इलेक्शन करवाएगी तो भाजपा हार जाएगी। क्योंकि विपक्ष जो है
विपक्ष पहले खुद ही चुनाव करवाते थे, चाहे कांग्रेस सरकार थी वो खुद करवाते। हम संस्थाओं पे यकीन रखते हैं, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे यकीन रखते हैं। जब वो चुनाव कराएंगे हम तैयार हैं। जहाँ तक उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को डर है, आपको पता है इस वक्त बीजेपी के अलावा कोई विजिबल कोई कार्यकर्ता कहीं दूसरी किसी पार्टी का नहीं है। हाँ, ये दिखते हैं, केवल माइक के सामने दिखते हैं, फेसबुक के सामने देखते हैं, ट्विटर के सामने देखते हैं। मैं चुनौती देता हूं किसी भी पार्टी के किसी बड़े नेता को, किसी बड़े कार्यकर्ता को, आओ मैदान में जहां पे आपके सामने 5,000 या 2,000 की गैदरिंग और आपने अपने विचार प्रकट करो, मैं उसे नेता मानूंगा। फेसबुक के सामने इनको कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं है, टेबल के सामने कैमरा रख देते हैं और बयान दे देते हैं। ये लीडर नहीं होता है, नेता नहीं होता है। नेता लोगों का होता है, लोगों द्वारा होता है। उन्हें बताइए, आओ कहीं गाँव में, कहीं पंचायत में, कहीं ब्लॉक में, कहीं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आप लोगों के सामने विचार प्रकट करो, मैं उसे नेता मानूंगा। ये कौन सी नेतागिरी हुई? कमरे में बैठ के टेबल पे होल्डर रख दिया और मोबाइल रख दिया और नेता बन दिए। तो सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग समझते हैं। लोगों का एक जो कनेक्ट होता है वो लीडर के साथ होता है, ग्राउंड पे होता है। जब तक न पब्लिक कनेक्ट बनाती है लीडर के साथ, तब तक लीडर नहीं होता है। तो ये अलग दुनिया बनी हुई है सोशल मीडिया की। मैं कोई बयान दे दूंगा, मैं फेसबुक पे आ गया, मैं ट्विटर पे आ गया, इतनी लाइक्स होगी, इतनी ये होगी, तो उससे कोई लीडर तो नहीं बनेगा ना। मैं चुनौती देता हूं कि वो अपने विचार प्रकट करें। अगर उनको बोलना है कहीं 10,000 की गैदरिंग में कांग्रेस का या दूसरी अन्य किसी पार्टी का नेता जाके किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे बोले कि भारतीय जनता पार्टी चुनावों से डरती है, हम मानेंगे उस वक्त। 10,000 लोगों के बीच में कहा और 10,000 लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। एक मोबाइल उसको फॉलो कर रहा है और आप उसे कहते हैं कि नेता ने बोला। मैं तो इसको कोई सार्थक तो नहीं मानता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील हमसे बातचीत करने के लिए। तो जिस तरह से कश्मीर में दीपू नाम के व्यक्ति की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, कश्मीर में प्रदर्शनों का दौर जारी है और जिस तरह से ये कायर आतंकवादी घटना अनंतनाग में हुई है, इसका बदला जो है वो हमारे जो इंडियन फोर्सेस है वो ज़रूर लेंगे। लेकिन कब तक कश्मीर में इसी तरह से मासूम लोगों का खून बहता रहेगा, इसका जिम्मेवार कौन है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय